हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल वाली वीडियो में मैंने आपको प्रोटोज़ोआंस ग्रुप के बारे में बताया था और मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोटिस्टा किंगडम के सारे ग्रुप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो फाइनली आज की वीडियो में हम प्रोटिस्टा के डिफरेंट ग्रुप की फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप से जिसका नाम है क्राइजोफाइट्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ते हैं क्राइजोफाइट्स। सबसे पहले बात करते हैं क्राइजोफाइट्स की। आपके जो प्रोटोजोआंस होते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि प्रोटोजोआंस जो होते हैं उनको हम 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके क्राइजोफाइट्स, फिर आपके आते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्स एंड प्रोटोजोआंस। तो आज हम एक-एक को डिटेल में पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्राइजोफाइट्स की। क्राइजोफाइट्स की अगर हम बात करें तो क्राइजोफाइट्स में मेनली आपको 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, डायटम्स और डेजमिड्स, यानी कि जिनको हम गोल्डन एल्गा भी बोलते हैं। अब बात करें कि क्राइजोफाइट्स इनका नाम क्यों पड़ा, व्हाट इज द रीजन कि इनका नाम क्राइजोफाइट्स ही है। ये एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड क्राइजो से लिया गया है। ये जो है एक ग्रीक वर्ड क्राइजो से लिया गया है जिसका मतलब होता है गोल्डन। इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, गोल्डन ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं, स्पेशली कैरोटेनॉइड्स की वजह से इनका कलर क्या हो जाता है, गोल्डन या ब्राउनिश दिखता है। इसलिए ना हम इन्हें कभी कभी गोल्डन एल्गा भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्राइजोफाइट्स में आपने पढ़ लिया कि ये क्राइजो एक ग्रीक वर्ड है, क्राइजो वहां से ये वर्ड लिया गया जिसका मतलब होता है गोल्डन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स और कैरोटेनॉइड्स। अब अगर हम बात करें इनकी मॉर्फोलॉजी और लोकोमोशन के बारे में, अच्छा उससे पहले एक और बता दूं कि ये जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और मेनली जो क्राइज़ोफाइट्स होते हैं वो आपको फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर यानी कि सॉल्ट वाटर वो आपको दोनों में देखने को मिलते हैं। फ्रेश वाटर मतलब पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर और मैराइन वाटर मतलब सी या ओशियन। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो क्राइज़ोफाइट ऑलमोस्ट हर टाइप के पानी में, वाटर में या एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये ना क्या करते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं क्योंकि ये फूड चेन की स्टार्टिंग भी यही करते हैं। अब अगर बात करें इनकी मॉर्फोलॉजी और लोकोमोशन की, ठीक है, हम अब बात करते हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की या फिर इनकी मॉर्फोलॉजी की। तो जो क्राइजोफाइट्स होते हैं ना वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देखते, ये इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये मोस्टली सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। और हम सबको पता है कि जब हमने प्रोटोजोआ ग्रुप स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम सभी सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को पढ़ने वाले हैं। तो ये भी क्या करते हैं, सिंगल यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। उनके पास ना कोई भी एक्टिव लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते, मतलब कि ये खुद स्विम नहीं कर सकते, ना ही ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके जा सकते। मतलब जब हम आगे दूसरे ग्रुप पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे कि किसी के पास फ्लैजिला, सीलिया ऐसी चीजें प्रेजेंट होती है, बट इनके पास ना मूव करने के लिए कोई भी ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर इनके पास ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते और ये पानी में रहते तो फिर ये मूव कैसे करते हैं, ये वाटर करंट के साथ फ्लोट करते रहते हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये पानी में फ्रीली फ्लोट करते हैं इसलिए इन्हें प्लैंक्टन्स कहा जाता है। ठीक है, जो पानी में फ्रीली मूव करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लोकोमोटरी ऑर्गन्स, हम उनको क्या बोलते हैं, प्लैंक्टन्स। ठीक है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, प्लैंक्टन्स को ओशियन का ऑक्सीजन प्रोड्यूसर भी मानते हैं क्योंकि ये वहीं पे फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। अब अगर हम बात करें इनके नेचर की, तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस ग्रुप में वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। और ये अपनी एनर्जी किस तरीके से लेते हैं या ये किस तरीके से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ये सनलाइट की एनर्जी यूज करके अपना फूड खुद बनाते हैं। ये ऑटोट्रोप्स होते हैं। जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये यानी कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रेजेंस में या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बनाते हैं। और अगर हम बात करें डायटम्स की, तो डायटम्स को दुनिया के, अगर हम ऑक्सीजन प्रोडक्शन में बात करें तो ये बहुत ज्यादा अपना एक बड़े अमाउंट में कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, फिर अब हम इनके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं जो कि हमें याद होने चाहिए, जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में डायरेक्टली। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम इनकी शेल वॉल स्ट्रक्चर की, किसकी, डायटम्स की शेल वॉल की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो कैसी होती है, ये इनकी एक यूनिक फीचर है जो हमें याद कराएंगे कि हम इनको किन किन बेसिस पे याद कर सकते हैं। मतलब कुछ तो कॉमन फीचर होगी सब में कि सबका हैबिटेट क्या है, ठीक है, लेकिन ये क्राइजोफाइट्स की एक यूनिक फीचर होती है उनकी शेल वॉल। ठीक है,
अब अगर हम इनकी शेल वॉल की बात करें तो इनकी जो शेल वॉल होती है वो सोप बॉक्स लाइनमैन के जैसी होती है। मतलब कि जो डायटम्स की शेल वॉल होती है वो दो ओवरलैपिंग सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे दो शेल एक दूसरे को ओवरलैप करती है ना, या जैसे आपने सोप बॉक्स देखा होगा, तो सोप बॉक्स क्या करते हैं, एक जो नीचे वाला बॉक्स होता है वो ऊपर वाले बॉक्स में इजीली फिट हो जाता है। तो इसी तरीके की इनकी शेल वॉल दिखती है। ठीक है, तो अब इसको मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि ये कैसे होते हैं। तो इनकी जो शेल वॉल होती है वो इतनी मतलब इम्पोर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि इनकी जो शेल वॉल होती है वो इतनी हार्ड होती है, वो इतनी अनब्रेकेबल होती है कि अगर आपको किसी भी हैवी से हैवी मटेरियल से आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, तो वो नहीं टूटेगी। और इसका रीज़न क्या होता है कि उनकी जो शेल होती है ना, उनमें सिलिका यानी कि उनकी जो शेल वॉल होती है, उसके अंदर जो प्रेज़ेंट रहता है वो होता है सिलिका, ठीक है? तो इनके जो शेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट रहता है यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वो इनको अनब्रेकेबल बनाता है। सिलिका एक ऐसा कंपाउंड है जो कि क्या होता है, ब्रेकेबल नहीं होता, किसी भी तरीके से वो टूटता नहीं है। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, कि इनकी शेल वॉल का, किसकी शेल वॉल का, डायटम्स की हम बात कर रहे हैं। डायटम्स की जो शेल वॉल होती है उनका स्ट्रक्चर ही उन्हें यूनिक बनाता है, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनकी शेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है, जो कि एक क्या होता है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने लिख भी दिया है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका, सिलिका की प्रेजेंस से जो शेल वॉल होती है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब अनब्रेकेबल होती है। वो किसी भी तरीके से टूटती नहीं है अगर आप कोशिश भी करोगे। बट इसमें एक और अच्छा पॉइंट क्या है, कि जब आपके जो क्राइजोफाइट्स होते हैं वो अगर मर भी जाते हैं, यानी कि उनकी जो शेल जब मर जाती है, डाई हो जाती है, तो भी उनकी जो मतलब शेल वॉल होती है जिसमें सिलिका प्रेजेंट होता है वो इजीली डिकम्पोज या डिसइंटीग्रेट नहीं होती, इवन आपकी जब शेल डाई हो जाती है। तो अगर वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती या डिकम्पोज नहीं होती तो उसका क्या होता है, हम उसको अभी पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये देखो कि जो शेल वॉल होती है वो किस तरीके से अलाइन होती है। देखो इस तरीके से आपकी जो शेल वॉल होती है, ये एक ऊपर बॉक्स हो गया और ये नीचे हो गया, ठीक है। इस तरीके से सोप बॉक्स की तरह ये अलाइन होती है। इसमें इस तरीके से आपके जो सिलिका होता है, यानी कि सिलिका डाइऑक्साइड, वो इस तरीके से शेल वॉल के बीच में भरा रहता है। तो ये हो गई आपकी सिलिका शेल वॉल। इसमें भी जो अपर ओवरलैपिंग होती है, यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपिथीकिया, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथीकिया। तो जितने भी आप इसमें ग्रुप पढ़ोगे, किसी में भी अगर आपको 2 ओवरलैपिंग देखने को मिलती है तो याद रखना, जो अपर ओवरलैपिंग होती है उसको एपिथीकिया बोलते हैं और जो लोअर ओवरलैपिंग होती है उसको बोलते हैं हाइपोथीकिया। चलिए अब हम पढ़ते हैं डायटमेशियस अर्थ के बारे में। मैंने अभी आपको बताया था कि जब मतलब आपकी शेल मर जाती है उसके बाद भी इनकी जो सिलिका वाली शेल वॉल होती है वो इजीली डिकम्पोज नहीं होती। मतलब बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन सिलिका की जो शेल वॉल होती है वो बची रहती है। तो उसका क्या होता है, उससे बनता है डायटमेशियस अर्थ। यानी कि जब ये शेल आपकी डेड हो जाती है, तो जो डेड शेल वॉल होती है वो ओशियन या फिर लेक्स जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं उसके बॉटम में कलेक्ट होने लग जाती है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये आपका ओशियन है या कोई भी जहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपकी शेल डाई होगी, तो ये क्या करेगी, इस तरीके से बॉटम ऐसे ऐसे नीचे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये नीचे कलेक्ट हो जाती है। तो फिर क्या होता है, अब ये जो प्रोसेस है ये मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर तक कंटिन्यूअसली चलती रहती है, मतलब बहुत टाइम लग जाता है। ये जो एक्यूमुलेशन है इसको होने में लगभग मिलियंस और बिलियंस और ईयर लग जाते हैं। फिर क्या होता है, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में सिलिकियस जो शेल वॉल होती है यानी कि उनका जो रिमेन्स होता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो उस एक्यूमुलेशन को हम डायटमेशियस अर्थ कहते हैं। यानी कि उनकी जो सिलिका सेल वॉल ओवर द ईयर्स इतने टाइम तक वो इकट्ठी हुई उसको हम बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। यानी कि डाई एटम्स की डेड सिलिका शेल वॉल को जो इतना बड़ा डिपॉजिट हो जाता है उसको हम डायटमेशियस अर्थ कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है, ये जो डायटमेशियस अर्थ होता है ये बहुत ही ग्रिटी होती है, यानी कि ये दानेदार होती है और थोड़ा रफ होती है, ठीक है। और ये हाईली पोरस भी होती है। पोरस का मतलब क्या होता है कि इसमें ना बहुत छोटे छोटे टीनी टीनी होल्स होते हैं, इस वजह से ये वाटर और गैसेस को एब्जॉर्ब कर पाती है। तो ये ग्रिटी होती है, दानेदार होती है और ये बहुत ज्यादा क्या होती है, पोरस होते हैं। तो हम इनको डिफरेंट डिफरेंट उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे हम इनको पॉलिशिंग में यूज कर सकते हैं, जो आपके सिरप्स होते हैं है ना, उनके फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं, बॉयलर्स में, और आपके साउंड प्रूफिंग पैनल्स बनाने में हम यूज करते हैं, ठीक है। पॉलिशिंग में हम इनका यूज करते हैं क्योंकि इनका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज्यादा रफ होता है, इसलिए हम इनको किस में यूज करते हैं, पॉलिशिंग में।
वाटर प्यूरिफिकेशन में या इंडस्ट्रीज में जो सिरप्स होते हैं, उनको बनाने में या उनको फ़िल्टर करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। बॉयलर्स में जो इंसुलेशन मटेरियल होता है, उसको बनाने में भी ये आपकी यूज़ होती है, यानी कि जो इंसुलेशन मटेरियल बनाया जाता है, उसमें भी आपकी यूज़ होती है। और साउंड प्रूफिंग पैनल में भी इनका यूज़ किया जाता है, ताकि ये इज़िली क्या कर सके, साउंड को एब्ज़ॉर्ब कर सके। इवन आपको पता है कि जो टूथपेस्ट होता है और जो पेंट होता है ना, उसमें भी ये डायटोमेशियस अर्थ का यूज़ किया जाता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं उनके फोटो, जैसे मैंने आपको बताया था कि उनको ना हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ अर्थ बोलते हैं, यानी कि ये समुद्र में बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका एक और इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि ये अर्थ पर टोटल ऑर्गेनिक मैटर का ऑलमोस्ट 20 से 25% ये प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है ना, बायोलॉजिकल मैटर। तो हम इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ अर्थ कहते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में फूड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत बड़ा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो होता है, वो डायटम्स की वजह से ही होता है। तो ये थे हमारे क्राइजोफाइट्स ग्रुप के बारे में कुछ बातें, यानी कि डायटम्स के बारे में हमने इसको पढ़ लिया, ठीक है? तो क्राइजोफाइट्स के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है, और इतना ही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इससे ज्यादा पॉइंट्स आपको याद नहीं करने हैं। एक तो इनकी जो शेल वॉल होती है वो आपको याद होनी चाहिए, कि यूनिक फीचर होते हैं शेल वॉल का। और आपका जो डायटोमेशियस अर्थ है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मतलब सबसे ज्यादा चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ अर्थ या ओशियंस किसको बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इतना ही आपको इस ग्रुप के बारे में याद रखना है। अब हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट ग्रुप की। ओके, तो नेक्स्ट ग्रुप है इनका डिनोफ्लैजिलेट्स। डिनोफ्लैजिलेट्स की अगर हम बात करें, तो ये भी आपके मेनली मैराइन होते हैं, यानी कि सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। मतलब इनमें ज्यादातर फ्रेश वाटर नहीं होते, ये मोस्टली आपके प्रीडोमिनेंटली आपके मैराइन होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, आपके सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में, यानी कि ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये ना बहुत सारे कलर्स में होते हैं, मतलब इनमें ना जो वैराइटीज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की पाई जाती है। अब किसी भी चीज में अगर कलर आएगा, तो वो किसकी वजह से आएगा, उनमें कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो कि इनकी शेल्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोर पिगमेंट की बात करें, कि मतलब मेनली जो पिगमेंट होता है जो सब में प्रेजेंट होता है, तो वो तो होता है आपका क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, यानी कि ये तो आपका मेन पिगमेंट हो गया। बट कुछ ऐसे पिगमेंट जो उनको स्पेशल कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे येलो और ब्राउन, तो उसमें आपका ज़ैंथोफिल का एक पिगमेंट होता है, पेरिडिनिन। तो आप ज़ैंथोफिल भी याद कर सकते हो कि जो ज़ैंथोफिल होता है वो आपका येलो और ब्राउन कलर इनको प्रोवाइड करता है। रेड कलर किस वजह से होता है इनका, कैरोटेनॉइड्स और बीटा कैरोटीन की वजह से इनका कलर क्या होता है, रेड कलर होता है, ठीक है? तो ये आपको इसमें सिर्फ याद रखना है कि ये मोस्टली आपके मेराइन होते हैं, यस फोटोसिंथेटिक होते हैं, और डिफरेंट कलर्स के होते हैं। आप देखोगे बहुत सारे कलर्स इनमें देखने को मिलते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स और कैरोटेनॉइड्स इन देयर शेल, ठीक है? अब हम उसके बाद इनकी बात करते हैं शेल वॉल की, कि शेल वॉल की इनकी कैसी होती है। जो शेल वॉल होती है वो आपकी सेलुलोज की बनी हुई होती है, पहली तो बात आपको ये याद रखनी है। तो अगर हम इनकी शेल वॉल की बात करें, तो इनकी शेल वॉल में हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो शेल वॉल होती है ना, उसकी शेल वॉल पर स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स प्रेजेंट रहती है, यानी कि ऐसे जैसे किसी चीज को, मतलब जैसे पहले टाइम पे आर्मर नहीं होते थे, इस तरीके से ये जो प्लेट्स होते हैं ये इनकी आउटर सरफेस पर ही प्रेजेंट रहते हैं, और इनको बिल्कुल आर्मर्ड अपीयरेंस देती है। आर्मर्ड कैसे, आर्मर्ड अपीयरेंस का मतलब होता है इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जैसे शील्ड होती है ना, शील्ड या आर्मर की तरह हार्ड और बिल्कुल प्रोटेक्टेड लगती है। और ये जो सेलुलोज की प्लेट्स प्रेजेंट रहती है, इनको भी हम थीकिया ही बोलते हैं, जैसे उसमें पढ़ा था अभी कुछ टाइम पहले। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे होते हैं दो फ्लैजिला। इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, यस, और इनमें ना दो फ्लैजिला पाए जाते हैं टू डिफरेंट पोजिशंस पे, यानी कि वो डिस्टिंक्ट प्लेन्स पे होते हैं। और ये क्या करते हैं, लेंथ, एक तो लेंथ वाइज में प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकी फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और दूसरे होते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिलम, ठीक है? तो इस तरीके से ये दोनों ही फ्लैजिला इनकी क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अच्छा, ये दोनों फ्लैजिला की हेल्प, मतलब अगर ये दोनों फ्लैजिला होते हैं, तो ये दोनों फ्लैजिला इनकी मूवमेंट में किस तरीके से हेल्प करते हैं, इनकी ना मूवमेंट बहुत स्पेशल होती है।
बिल्कुल टोर्नेडो की तरह होती है इनकी मूवमेंट। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से फ्लैजिला इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देखो ये इनका स्ट्रक्चर होता है कुछ-कुछ तरीके से इनकी जो शेल वॉल होती है, उसपे इस तरीके से सेलुलोज की जो प्लेट्स होती है वो इस तरीके से स्टिफ होती है चारों तरफ। इस तरीके से इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है। अब देखो यहाँ से एक फ्लैजिला निकलती है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, और एक इधर से निकलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिला फ्लैजिला। और ये यहाँ पे ये होती है आपकी सेलुलोजिक प्लेट्स। अब ये जो फ्लैजिला होती है, एक मान के चलो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये ना पानी में, मतलब आपको तो पता ही है कि ये स्विम करते हैं, लेकिन इनकी ना जो स्विमिंग होती है वो थोड़ा अलग होती है। ये बिल्कुल जैसे पानी में स्विम करते हैं ना, तो ये ऐसे गोल 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 घूमते हुए स्विम करते हैं। इनकी जो फ्लैजिला होती है वो इनको गोल गोल घूमने में मदद करती है, यानी कि स्पिनिंग मूवमेंट ये शो करते हैं। जैसे टॉप देखा है आपने, लट्टू देखा है, लट्टू जैसे बचपन में घुमाते थे, तो ये इनकी जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल लट्टू की तरह होती है। ये लट्टू की तरह मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। और इस बस इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें आपकी 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं, और जो वॉल्स होती हैं, इनकी शेल वॉल होती है, उस पर आपका सेल्यूलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है? जो कि क्या करती है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हार्ड अपीयरेंस इनको ऐसे दिखाती है। अच्छा, इनके हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें, तो जो आपके डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, और इनमें जो कुछ आपके डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो हेटेरोट्रोफिक भी होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो अब हम डिनोफ्लैजिलेट्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गोनियोलेक्स। अब अगर हम बात करें गोनियोलेक्स क्या है, एक इसका क्लासिकल बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है रेड डिनोफ्लैजिलेट्स का। जैसे मैंने बोला ना कि इनमें बहुत सारे डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से अलग अलग कलर के होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, तो गोनियोलेक्स आपका रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है। ये क्या करता है, ये मेनली मेराइन यानी कि ओशन में पाया जाता है आपका, और ये ना माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, इसका इफेक्ट बहुत लार्ज स्केल पर हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं किस तरीके से आपका जो गोनियोलेक्स होता है वो बहुत ही फास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, यानी कि ये बाइनरी फिजन के मेथड से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, जिसमें ये जल्दी से एक सेल से डिवाइड होकर 2 सेल बना लेता है, फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स ये फॉर्म कर देता है, ठीक है। अब क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होता है, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि मैसिव लार्ज अमाउंट में इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्लूम्स, जिन्हें हम कहाँ क्या बोलते हैं, ब्लूम्स, यानी कि इनको ब्लूम फॉर्मेशन कहा जाता है। तो जब इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है, जिस वज़ह से जो सी वाटर है, उसका कलर जो होता है, वो कंप्लीटली आपको रेड दिखने लग जाता है, ठीक है? शैल मतलब आपको पता है कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वज़ह से जो सरफेस होता है सी का, वो कंप्लीटली आपको रेड दिखेगा। यानी कि आपका ये नहीं कि पूरे समुद्र का पानी आपका लाल हो जाएगा, जी नहीं। जो आपको टाइड्स हैं, जो वाटर टाइड्स हैं, वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल आपको रेड दिखने लगती है, यानी कि ये सरफेस पे आपके प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? कभी-कभी ये वाटर में ब्राउन या ऑरेंज भी दिख सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन देयर पिगमेंट्स, ठीक है? अब इसका सबसे ज़्यादा अगर हम डेंजरस पार्ट की बात करें तो, ये क्या होता है, गोनियोलेक्स एक हाइली पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम होता है सेक्सीटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन वो टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो मतलब एक ऐसा पॉइज़न, मतलब ये कह सकते हो कि इतना बुरा ज़हर जो कि नर्वस सिस्टम को बिल्कुल ख़राब कर देता है, और कई बार इसकी वज़ह से डेथ भी हो जाती है। तो ये एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है सेक्सीटॉक्सिन, जो कि क्या होता है, आपका हाइली पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन होता है। तो जब ये इतने लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है, तो इसका जो इफेक्ट होता है वो फिश पर तो होता ही है, ठीक है। जब ये टॉक्सिन लार्ज अमाउंट में वाटर में रिलीज होता है, तो बहुत सारे जो मैराइन एनिमल्स है वो इनको खा जाते हैं और वो मर जाते हैं। स्पेशली ना फिशेस पर इसका इफेक्ट होता है, फिशेस पर, एनिमल्स पर इसका इफेक्ट होता है। कभी कभी ना इससे जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनको भी ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। कैसे, आपके जो फिश है वो इसको कंज्यूम कर लेती है, और जब फिश इसको कंज्यूम करती है तो ह्यूमन क्या करते हैं, उन फिश को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से ये ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, चला जाता है, और इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट जो कि बहुत बुरा होता है। और जो भी कंटामिनेटेड सी फूड कंज्यूम करते हैं, स्पेशली वो लोग, उन पर इसका इफेक्ट बहुत बुरा होता है, कई बार इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो रेड टाइड्स होती है, ये पूरे मेराइन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करके रखती है,
और इसमें जब ये ऊपर से सरफेस को कवर कर देती है, तो इस वजह से क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो भी आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज़्म नीचे प्रेज़ेंट रहते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो आपको आई होप कि डिनोफ्लैजिलेट्स और ये जो आपका गोनियोलेक्स और रेड टाइड का जो कॉन्सेप्ट था, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई होगी। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ग्रुप, मतलब प्रोटिस्टा किंगडम का ही नेक्स्ट ग्रुप यूग्लेनोइड्स। अब हम यूग्लेनोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इनके अगले ग्रुप यूग्लेनोइड्स के बारे में पढ़ते हैं। यूग्लेनोइड्स की अगर हम बात करें, मेनली यूग्लिना, इसका एक सिंबल होता है यूग्लिना, तो हम सारी जो बातें वो यूग्लिना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो मेनली यूग्लेनोइड्स होता है एक्सक्लूसिवली ये आपके फ्रेश वाटर बॉडीज में मिलते हैं, यानी कि ये आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। बट इसमें जो मेन चीज है जो आपको याद रखनी है, दैट वो हमेशा आपके स्टेगनेंट यानी कि रुके हुए पानी में वो आपके पाए जाते हैं। जैसे आपके पोन्ड्स या पूल्स हो गए, तो उनमें जो स्टेगनेंट वाटर होता है यानी कि रुका हुआ पानी होता है, वहां पे आपके जो देखने को मिलता है वो होते हैं यूग्लेनोइड्स यानी कि यूग्लिना। इनकी जो शेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि इनकी जो शेल वॉल होती है उनमें कोई भी सेलुलोजिक लेयर प्रेजेंट नहीं होती। बट इनके पास जो इनकी शेल वॉल होती है उसके बाहर एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। एक यानी कि प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल। पेलिकल क्या करती है, उनकी बॉडी की मतलब उनकी बॉडी मूवमेंट को इजी बनाती है। और क्या करती है, उनकी बॉडी जो होती है वो पेलिकल की वजह से इजीली बेंड हो पाती है, उनकी मूवमेंट को ये आसान बना देती है और उनको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है पेलिकल लेयर। ठीक है, अच्छा अगर उनकी मूवमेंट की बात करें, लोकोमोशन की बात करें, तो उनके पास दो विप लाइक फ्लैजिला प्रेजेंट रहती है जो कि उनकी हेल्प करती है एक्टिव स्विमिंग ऑन प्रे कैचिंग। प्रे कैचिंग ये नया वर्ड है जो कि अब मैं आपको इसमें बताऊंगी, क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन भी तो शो करते हैं। तो आपको इसमें याद रखना है कि इनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, एसिमेट्रिकल लेंथ में होती है, मतलब एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। जो फ्लैजिला होती है यानी कि वो क्या होती है, एक बड़ी फ्लैजिला होती है और एक आपकी छोटी फ्लैजिला होती है। ठीक है, यानी कि जो फ्लैजिला की लेंथ होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। ठीक है, बस इसमें यही याद रखना है। और ये किस तरीके से काम करती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करें, तो जब प्रोटोजोआ ग्रुप पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटोजोआंस के जो ऑर्गेनिज्म इनमें प्रेजेंट होते हैं वो ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक और एक मैंने बताया था मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो यही है वो मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाले। जो इसमें प्रेजेंट होता है ग्रुप यूग्लिना, ये आपका क्या करता है, मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करता है। किस तरीके से मिक्सोट्रोफिक, यानी कि ये ऑटोट्रोफिक बन जाते हैं। दे बिहेव एज अ ऑटोट्रोफ्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब इनके पास भाई सनलाइट प्रेजेंट होती है तो ये ऑटोट्रोफ्स की तरह काम करते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, खाते हैं, आराम से रहते हैं। और जैसे ही अंधेरा होता है, सनलाइट एब्सेंट हो जाती है, ठीक है, तो इनका ना एक दूसरा रौद्र रूप एक्टिव हो जाता है, यानी कि दे बिहेव एज अ हेट्रोट्रोप्स। वो हेट्रोट्रोप्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अंधेरा हुआ उन्होंने अपना दूसरा रूप लिया और वो जाके क्या करते हैं, घूमते घूमते छोटे छोटे जितने भी स्मॉलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अंधेरे में प्रेजेंट रहते हैं, ये जाते हैं और उनको कैच करते हैं, उनको खा जाते हैं। तो आपको समझ आया मिक्सोट्रॉफी क्या होता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं आपको, जो दोनों तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रोफिक भी हेटेरोट्रोफिक भी। और इसमें आपके यूग्लेनोइड्स में आपको यही एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। दे बिहेव एज ऑटोट्रोफ्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दे बिहेव एज हेटेरोट्रोफ्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है भाई, जिनके पास कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यस, जिसमें होता है आपके क्लोरोफिल ए एंड बी। तो अगर ये क्लोरोफिल ए एंड बी शो मतलब प्रेजेंट होते हैं इनके पास, तो हमने तो एक चीज पढ़ी है कि क्लोरोफिल तो प्लांट्स के पास प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि केमिकली ये आइडेंटिकल होते हैं हायर प्लांट्स के, यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करते हैं विद द हायर प्लांट्स, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट्स के पास ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट हम इनको प्लांट्स भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये फिर हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। ठीक है,
और तो देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक इवोल्यूशनरी ब्रिज यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करते हैं बिटवीन प्रिमिटिव प्रोटिस्ट्स एंड लैंड वेजिटेशन, यानी कि आपके जो पुराने प्रोटिस्ट थे यानी कि ये खुद, और जो आगे आपके लैंड वेजिटेशन है यानी कि हायर प्लांट्स है, उनके साथ ही एक रिलेशनशिप शो करते हैं कि कहीं ना कहीं इनसे क्या पता फिर आपके हायर प्लांट्स इवोल्व हुए हो, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, अब देखो ये होते हैं इनके स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था ना कि इनकी जो फ्लैजिला होती है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये इनकी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, युगलीना आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई देंगे अगर आप इनको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो। ये बीच में इनके क्लोरोफिल के पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। बाहर ना इनकी एक ऐसे लेयर होती है बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं पेलिसिल लेयर। और ये पेलिसिल लेयर जो होती है ये क्या करती है, इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। दूसरा, इनके पास दो क्या होती है, एसिमेट्रिकल लेंथ में इनकी दो फ्लैजिला होती है, एक लॉन्ग फ्लैजिला और एक क्या होती है, शॉर्ट फ्लैजिला। यहाँ से आप ये भी याद कर सकते हो कि जो लॉन्ग फ्लैजिला होती है वो मूवमेंट में हेल्प करती है, यानी कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। ठीक है, और जो शॉर्ट फ्लैजिला होती है वो क्या करती है, प्रे कैप्चरिंग, यानी कि आपका इनके जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उनको पकड़ने में हेल्प करती है। ठीक है, तो यूग्लेनोइड्स के बारे में भी आपको बहुत सारी बातें आई होप आपने याद कर ली होगी। तो इसमें देखो नोट्स भी मैंने हैंड रिटन बना रखे हैं, तो आप इनको एज इट इज कॉपी कर सकते हो, और आपके जो मतलब आप इनको एज इट इज भी लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप ऐसे इनको एग्जाम में लिख के आते हो तो भी विद डायग्राम्स। ठीक है, तो यूग्लेनोइड्स के बारे में भी आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं इनका फोर्थ ग्रुप। इनका फोर्थ ग्रुप होता है स्लाइम मोल्ड्स। हम पढ़ेंगे अब स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स की अगर मैं आपको बात करूं तो सबसे पहले हम इसकी पूरी लाइफ साइकिल का एक ओवरव्यू समझ लेते हैं और फिर हम इसके पॉइंट करेंगे। स्लाइम मोल्ड की जो लाइफ की शुरुआत होती है वो बिल्कुल एक सिंगल सेल से होती है जिसमें आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद इनमें क्या होता है, इनमें होता है सेल डिवीजन। ठीक है, ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और आपको पता है कि जब कोई भी सेल माइटोटिकली डिवाइड करती है तो उसमें दो आपके स्टेप्स होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद काइरोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करता है, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि जो शेल बॉडी होती है वो डॉटर शेल्स में डिवाइड कर जाती है। स्लाइम मोल्ड में क्या होता है कि सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, शेल डिवीजन नहीं होता, यानी कि इट इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस ओनली। इसमें सेल डिवीजन यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं होता। ठीक है, अब जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो शेल में क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, इसमें इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे। उसके बाद ये फर्दर क्या करेगा, इस तरीके से कैरियोकाइनेसिस करता रहेगा और ये जो शेल थी वो क्या हो जाएगी, सिर्फ अपना साइज बढ़ाती रहेगी और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगी, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे। एक ऐसी शेल को जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस और उसने सिर्फ अपना साइज बढ़ाया, वहां पे हम इसको बोलेंगे प्लाज्मोडियम। ठीक है, वहां पे हम इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। ठीक है, यहाँ प्लाज्मोडियम से कंफ्यूज मत होना, ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो कि आपका प्रोटोजोआ होता है डिजीज केज करता है, वो वाला ये प्लाज्मोडियम नहीं है। सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपका शेल साइज बड़ा है और बहुत सारे एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, उसको हमने बोलते हैं प्लाज्मोडियम। फिर उसके बाद क्या होगा, ये नेचर में होता है सेप्रोफाइटिक। ठीक है, मतलब ये जो होता है जो सड़ी गली चीजें होती है या जो बहुत ही ज्यादा जहाँ पे मॉइस्ट एरिया होता है ये वहां पर पाया जाता है। तो जैसे मान के चलो ये इस तरीके से कोई भी वुडन ब्लॉक है, ठीक है, तो ये इसने यहाँ पर अपना ये यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, इसने ये यहीं से फूड ऑब्टेन कर रहा है, एक मॉइस्ट प्लेस हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसने एज अ प्लाज्मोडियम यहाँ पे अपना शेल्टर ले लिया। फिर धीरे 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 क्या करेगा, ये इसको खाता रहेगा। इसने इसको क्या कर दिया, पूरे को एनगल्फ कर दिया, अपना न्यूट्रिशन ले लिया एज अ सेप्रोफाइट। इसने इसने इसको खा लिया। ठीक है, देखो धीरे धीरे ये सिर्फ यहाँ पे मैंने वैसे ही बना रखा है, इसने इसको एनगल्फ कर लिया। अब फिर क्या होगा, अभी मान के चलो इसके लिए हो गई अनफेवरेबल कंडीशन, क्योंकि ये क्या करता है, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन सिर्फ कौन सी होती है, मॉइस्ट प्लेस में जब ये रहता है। ठीक है, और अब मान के चलो अनफेवरेबल कंडीशन हो यानी कि ड्राई सीजन, वहां पे पूरा ड्राई हो गया, तो अब ये क्या करेगा उस टाइम पे, इसको फूड चाहिए, है ना, तो फूड चाहिए, तो ये फिर क्या करता है, ये अपनी बॉडी पर अब ये सोचता है कि मैं किस तरीके से रिप्रोड्यूस करूं, मैं अपनी संख्या कैसे बढ़ाऊं। तो ये क्या करता है, इसकी जो प्लाज्मोडियम बॉडी होती है वहां पर ये इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप करता है, इस तरीके से। इनको हम बोलते हैं फ्रूटनिंग बॉडीज। ये बिल्कुल जो आपकी प्लाज्मोडियम का जो सरफेस होता है ये वहां पे ग्रो होती है। ठीक है, इस तरीके से इनको जो ये है हम सिर्फ इनको बोलते हैं फ्रूटनिंग बॉडीज। और ये जो फ्रूटनिंग बॉडीज होती है इन पर डेवलप होती है स्पोर्स।
इन पर इस तरीके से ये जो डेवलप होती है, इनको क्या बोलते हैं? स्पोर। ठीक है। अब इनकी जो स्पोर होती है वो बहुत स्पेशल होती है। ठीक है। स्लाइम मोल्ड के पास खुद की शेल वॉल नहीं होती, लेकिन ये जो स्पोर होती है, अभी मान के चलो ये एक सिंगल स्पोर है, मैंने यहाँ से इसको पिक किया। ये जो सिंगल स्पोर होती है इसके पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है। इसके पास थिक शेल वॉल होती है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड और थिक होती है ये शेल वॉल, क्योंकि अभी कंडीशन अनफेवरेबल है। तो जब तक कंडीशन अनफेवरेबल रहेगी ये शेल वॉल इस स्पोर को प्रोटेक्ट करता है, जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं होती। तो जब फिर दोबारा से कंडीशंस फेवरेबल होगी इनके लिए, ये स्पोर जर्मिनेट कर जाएगा सेम इस तरीके से। इस तरीके से अभी मान के चलो कि ये एक सिंगल स्पोर ही था, फिर जैसे दोबारा से कंडीशन फेवरेट होगी, फिर से इनकी लाइफ साइकिल इसी तरीके से चलनी शुरू हो जाएगी। ये फिर कैरियोकाइनेसिस करेगा, प्लाज्मोडियम फॉर्म करेगा, और सेम इसी तरीके से ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। अब हम इनके पॉइंट्स पढ़ते हैं कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आप इसको लिखोगे कैसे। अब हम इनकी कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्लाइम मोड की, तो वो मोस्टली आपके फाउंड इन डैम्प, यानी कि वो बहुत ही अंधेरी, जो शेडी और जो नमी वाले प्लेस होते हैं वहां पर वो पाया जाता है, या फिर जहां पर बहुत ज्यादा डकिंग मटेरियल उनके लिए अवेलेबल होता है ना लार्ज अमाउंट में, क्योंकि वो नेचर में सेप्रोफाइटिक होता है, तो वहां पर इनकी संख्या हमें देखने को मिलती है। ये ग्रोथ भी बहुत रेपिडली करते हैं। उनके पास खुद की कोई शेल वॉल नहीं होती। यस, वो सेप्रोफाइटिक होते हैं नेचर में, मैंने आपको बता दिया। उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि उनकी बॉडी में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। फेवरेबल कंडीशंस में मैंने आपको बताया था, अभी हमने डायग्राम में समझा कि जैसे फेवरेबल कंडीशंस होती है, जो आपका स्लाइम मोल्ड है वो माइटोटिक डिवीजन शो करता है, काइरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इस इनकी शेल, जो इनकी लाइफ साइकिल है उसमें साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होता है, उनमें सिर्फ होता है कैरियोकाइनेसिस। उसमें क्या होता है, आपका रिपीटेडली न्यूक्लियर डिवीजन होता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है वो इकट्ठे हो जाते हैं एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। ये जो आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड स्लिमी मास होता है इसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, और ये आपकी वेजिटेटिव बॉडी होती है। वेजिटेटिव बॉडी का मतलब जो ग्रोथ करेगी, डेवलप करेगी किसी भी तरीके से। ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो वेजिटेटिव बॉडी होती है वो इनकी एक्टिव स्टेज होती है, ग्रोइंग स्टेज होती है, और इनकी फीडिंग लाइफ स्टेज भी होती है, जिसमें ये फीड करते हैं, ग्रो करते हैं, एक्टिवली अपना काम करते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है जो प्लाज्मोडियम है, जहां पर भी उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी कि मॉइस्ट सरफेस मिलता है, या फिर कोई आपका डेकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है, ये जाकर वहां पर रहना शुरू कर देता है, उसको फीड करना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था। फिर उसके बाद जैसे ही आपकी ड्राइंग सीजन आएगा या अनफेवरेबल कंडीशन होगी, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है फ्रूटनिंग बॉडीज में, जो कि प्रोड्यूस करता है स्पोर्स। ठीक है। अब ये जो फ्रूटनिंग बॉडी होती है इनको क्या बोलते हैं? ये होती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। फ्रूटनिंग बॉडीज आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। वो स्पोर प्रोड्यूस करती है। स्पोर्स क्या करती है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, सर्वाइवल में हेल्प करती है, और जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनके डिस्पर्सल में हेल्प करती है। स्लाइम मोल्ड्स में जो डिस्पर्सल होता है स्पोर्स का, वो एयर करंट्स के थ्रू होता है, यानी कि इनमें जो स्पोर्स जर्मिनेट करती है, और जर्मिनेट के लिए वो जो डिस्पर्सल होता है वो एयर के थ्रू होता है। ठीक है। और आपको पता है कि इनमें जो स्पोर्स होती है, वैसे स्लाइम मोल्ड्स में आपकी शेल वॉल एब्सेंट होती है, उनमें शेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन स्पोर में शेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो स्पोर्स है वो आपकी अनफेवरेबल कंडीशंस में ग्रो हुई है। तो जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आएंगी, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो इसलिए स्पोर जो होती है वो आपकी शेल वॉल उनके पास होती है। ठीक है। तो ये था हमारा स्लाइम मोल्ड के बारे में, आपको इनकी लाइफ साइकिल मैंने समझा दी है, और इनके नोट्स भी आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अब हम पढ़ते हैं इनका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है प्रोटोजोआंस। हम अब प्रोटोजोआंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लास्ट ग्रुप होता है आपका प्रोटिस्टस का। चलिए, अगर हम प्रोटोजोआन की बात करें, तो जो प्रोटोजोआन्स होते हैं उनको ऐसा माना जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं एनिमल्स के। ऐसा हम क्यों मानते हैं कि प्रोटोजोआन जो होते हैं वो एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले हम इनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स और कुछ इनकी फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एज यू ऑल नो दैट प्रोटोजोआन्स आर पार्ट ऑफ प्रोटिस्टम। तो वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यस, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एंड ऑब्वियसली वो यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है। जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि प्रोटोजोआन, इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है आपका, और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखो,
अच्छा, अभी मैंने बोला था कि इनको ना प्रिमिटिव रिलेटिव्स बोलते हैं एनिमल्स का, क्यों? क्योंकि इनकी ना जो कुछ फीचर्स होती है वो एनिमल्स से मिलती-जुलती है। जैसे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मूवमेंट शो करते हैं। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रोफिक होता है और इनमें प्रेडेटरी बिहेवियर भी होता है एज़ सिमिलर टू एनिमल्स, तो इसलिए हम उनको एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव बोलते हैं। अगर हम प्रोटोज़ोआंस की बात करें तो ज़्यादातर जो प्रोटोज़ोआंस होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। मेनली आपको फ्रेश वाटर में, मैराइन वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में देखने को मिलते हैं। ये इनका बिल्कुल ये कह सकते हो कि इनका फ्री लिविंग स्टेज है कि ये आपका फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, मॉइस्ट सॉइल ये सब में देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ आपके प्रोटिस्टा होते हैं जो कि पैरासाइटिक होते हैं नेचर में, जिनका मैंने अभी बताया कि वो प्रेडेटरी बिहेवियर शो करते हैं। वो मिलते हैं आपको एज़ अ पैरासाइट इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो आपको मिलेंगे, यानी कि वो उनकी बॉडी से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ठीक है? उसके हम अब एग्ज़ाम्पल्स पढ़ेंगे इनमें अलग-अलग, तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इनमें होलोज़ोइक न्यूट्रिशन होता है एज़ सिमिलर एज़ एनिमल्स। दे आर सैप्रोफाइटिक, यानी कि वो आपके क्या होते हैं नेचर में सैप्रोफाइटिक होते हैं, एंड दे आर आल्सो पैरासिटिक। पैरासिटिक क्योंकि वो किसी दूसरे पैरासाइट मतलब पैरासिटिक होता है वो क्योंकि किसी दूसरे होस्ट की बॉडी से वो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, यानी कि ये अपने जो नंबर्स हैं उनको कैसे इंक्रीज करते हैं, तो ये 2 तरीके से आपके रिप्रोड्यूस करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस और अनफेवरेबल कंडीशंस। तो देखो जब इनकी कंडीशंस फेवरेबल होती है, यानी कि टेम्परेचर, पानी, खाना बिल्कुल सब इनके हिसाब से होता है, सही होता है, तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? फिजन के थ्रू। ठीक है? 2 तरीके का मतलब जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द मेथड ऑफ फिजन, तो ये 2 तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अब आपको पता है बाई का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है टूट जाना। बाइनरी में बाई का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो जब इसमें एक सिंगल सेल यानी कि जो पेरेंट प्रोटोजोआ होते हैं वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन की अगर हम बात करें तो जब एक ही पेरेंट सेल एक साथ बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है तो हम उनको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ये मेनली आपका प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें जब इनकी अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, मान के चलो पानी की कमी हो गई या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो तब ये किस तरीके से करते हैं? तब ये सिस्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है? इनकी जो सिस्ट फॉर्म करने की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एनसिस्टमेंट। तो ये क्या करते हैं? सिस्ट फॉर्म करते हैं। अब सिस्ट क्या होता है? एक तरीके की प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, मतलब एक तरीके की हार्ड आउटर लेयर होती है जो कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है। ये सेल को ड्राई होने से, सेल को डाई होने से, मतलब सेल को ड्राई और डाई होने से ये क्या करती है? बचाती है। और इस दौरान जो सारी की सारी मतलब सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो सब रुक जाती है। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है तो जो सिस्ट की वॉल होती है वो टूट जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेशन। तो और अंदर से क्या हो जाते हैं? नए ऑर्गेनिज्म बाहर निकल आते हैं। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं? सिस्ट फॉर्मेशन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप्स और टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआन। इनके ना मतलब 4 आपको मेनली 4 ग्रुप पढ़ने हैं, 4 टाइप्स ऑफ आप प्रोटोजोआन को पढ़ने वाले हो। उसमें हम सबसे पहले अगर बात करते हैं एमेबियोइड की। तो अगर हम एमेबियोइड की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है? ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये टिपिकली आपके फ्रेश वाटर में और मतलब जो फ्रेश वाटर बॉडीज होती है या मेराइन एनवायरनमेंट होता है, डैम्प मॉइस्ट सोइल, वहीं पे देखने को मिलता है। जैसे कि आपके प्रोटोजोआंस को मैंने पहले ही बताया था कि ये आपको क्या मिलते हैं? फ्रेश वाटर, मेराइन, मॉइस्ट सोइल ऐसे। तो उनमें से जो आपके एमेबियोइड होते हैं वो आपके फ्रेश वाटर, मेराइन, डैम्प और या फिर मॉइस्ट सोइल में ये आपको देखने को मिलते हैं। अब इनके पास क्या फीचर होती है? ये ना मूवमेंट शो करते हैं। अब आपको पता है मूवमेंट शो करने के लिए तो इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन होता होगा, बिल्कुल होता है। बट उससे पहले आप समझो कि ये मूवमेंट शो करते हैं और उनके जो प्रे होता है यानी कि जो उनका शिकार जिसको वो करते हैं या जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो शिकार करते हैं, जिसको वो खाते हैं, तो ये उनको किस तरीके से कैप्चर करते हैं? ये उनको एक सूडोपोडिया मूवमेंट जिसको हम फॉल्स फीट बोलते हैं, ये उसके थ्रू उनको कैप्चर करते हैं। तो पता है इनमें क्या होता है कि मतलब मान के चलो जब भी इनके सामने कोई शिकार आता है, प्रे आता है, तो ये सूडोपोडिया को अपनी एक्सटेंड करते हैं, जिसे को आप बोलते हैं फॉल्स फीट, और ये उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं जैसे अमीबा में होता है। और शेल को मतलब जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करते हैं? ये
पूरा कवर करके और अंदर उसको फूड वैक्यूल बना लेते हैं, उसको कवर करके ये फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका मूवमेंट शो करते हैं। इस ग्रुप के अगर हम मेंबर की बात करें तो वो क्या करते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं और कुछ आपके स्ट्रिक्टिकली क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो हेटेरोट्रोप्स होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टिकली आपके पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। और एक और बात इसमें आपकी, जो यहाँ पे जो सोल्ट वाटर यानी कि जो मेराइन वेराइटीज होती है, ठीक है, मतलब जो अमेबियोइड्स आपके प्रोटोजोआन समुद्र के अंदर या फिर सॉल्ट वाटर में रहते हैं, उनके आउटर सरफेस पर भी सिलिका की एक हार्ड शेल होती है जो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे क्राइजोफाइट्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये भी इनके अंदर होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्राइजोफाइट्स के अलावा और कौन सा ग्रुप ऐसा होता है जिसमें आपकी सिलिका की सेल वॉल होती है, तो वो होता है आपका प्रोटोजोआन। और अगर उसमें थोड़ा और डिटेल में पूछे तो प्रोटोजोआन में भी कौन सा, एमेबियोइड ग्रुप, यानी कि प्रोटोजोआन्स, एमेबियोइड, प्रोटोजोआन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ अमेबियोइड जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्री नहीं रहते, दूसरे जानवरों या फिर उनके अंदर बीमारी फैलाते हैं, वो बहुत ज्यादा पैरासिटिक होते हैं, बहुत गंदे वाले पैरासाइट होते हैं। तो उसका एग्जांपल होता है जैसे आपके एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। ये क्या करता है, इंसानों में एक मतलब डिजीज होती है हेमेबियोइक डिसेंट्री, ये इंसानों में उस डिजीज को कॉज करता है और ये मेनली टारगेट्स करता है ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन को, यानी कि हमारी बॉडी का जो लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन है, ये मेनली उसको टारगेट करता है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो फ्रेश वाटर में रहने वाले अमीबा होते हैं ना, उनके पास एक स्पेशल वैक्यूल होता है। जो आपके फ्रेश वाटर में रहते हैं अमीबा, उनके पास ही एक स्पेशल वैक्यूल होता है जो कि आपके सूडोपोडिया या फॉल्स फीट मूवमेंट शो करते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, शेल का और मतलब पानी का और शेल का पूरा बैलेंस बनाए रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। और ये जो फीचर होती है, ये सिर्फ जो आपके फ्रेश वाटर होते हैं अमीबा, सिर्फ उनमें ही देखने को मिलते हैं। मेराइन पर ये आमतौर में एब्सेंट होती है, यानी कि जो आपके मेराइन, जो आपके सोल्ट वाटर में प्रेजेंट रहते हैं अमीबा, ये उनमें एब्सेंट होती है, उनमें ये प्रेजेंट नहीं होती। अब हम बात करते हैं इनके सेकंड ग्रुप की, यानी कि प्रोटोजोआन के सेकंड टाइप, जिनको बोलते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन। तो फ्लैजिलेटेड से ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि इनके पास फ्लैजिला होती है, पहली बात। दूसरी, अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये आपके फ्री लिविंग होते हैं और कुछ आपके स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। फ्री लिविंग की अगर हम बात करें, जो खुले पानी में रहते हैं आपके, मतलब जो आपका वाटर होता है उसमें वो रहते हैं। आपको इनका नेचर ऑलरेडी पता है, हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं कि आपके मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर और मॉइस्ट प्लेस ये वहां पे पाए जाते हैं। अगर बात करें, इनमें से कुछ स्पेशलाइज्ड पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, उनके पास विप लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है। जैसे चाबुक होता है ना, चाबुक के जैसी एक लंबी सी इनकी पूंछ होती है जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं, जो कि इनकी मूवमेंट में हेल्प करती है। फ्लैजिला इनको क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। इनके अगर हम पैरासाइट होने की बात करें तो जो पैरासिटिक वेरिएंट्स होते हैं इनके, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि बहुत डिजीज कोज करते हैं, वो बॉडी में जाके इतनी डेंजरस डिजीज फैलाते हैं। उनके अगर उनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें एग्जाम्पल होता है एक ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ, जो कि डिजीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, जिसमें बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। और एक और आपका प्रोटोजोआन होता है लेशमैनिया, जो कि डिजीज कॉज करता है काला अजहर, ठीक है। तो आपके ये किस तरीके से पैथोजेनिक होता है, पैरासिटिक होते हैं, इनकी फीचर्स आपने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं इनके तीसरे टाइप, यानी कि सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स। अगर हम सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स की बात करें तो सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, यानी कि ये हमेशा आपको पानी में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और जब भी आप इन्हें देखोगे ना, ये हमेशा आपको तैरते हुए मिलेंगे। इनकी पूरी बॉडी पर, मतलब तैरते क्यों है, किस वजह से ये इतने ज्यादा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, तो इनकी बॉडी पर ना छोटे छोटे हजारों, मतलब नंबर में हजारों छोटे 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 हेयर के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम सीलिया बोलते हैं। और ये जो सीलिया होते हैं ना, ये चाकू की तरह काम करता है। जिस तरीके से नाव चलाने में चाकू हेल्प करते हैं ना, उसी तरीके से इनकी बॉडी पर जो थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, वो इन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, यानी कि इन्हें मूव करने में वो हेल्प करते हैं।
ठीक है, अब हम इनकी एक इंटरनल कैविटी के बारे में बात करते हैं। देखो जैसे हमारे पास खाना खाने के लिए मुँह होता है और गले के अंदर एक फूड पाइप होता है, ठीक है? वैसे ही पैरामीशियम जो होता है इसका एग्ज़ाम्पल है पैरामीशियम सिलिएटेड प्रोटोज़ोआंस का। तो उनके पास भी ना खाना अंदर ले जाने के लिए एक छोटा-सा रास्ता होता है, होल होता है या फिर आप ये बोल सकते हो एक छोटा पाइप होता है, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं ग्लिट। ग्लिट इनमें प्रेज़ेंट रहते हैं, ठीक है? एक गुफ़ा जैसा हो सकता है, ठीक है? तो ये क्या करता है इनकी बॉडी सरफेस पर प्रेज़ेंट रहता है और सीलिया की हेल्प से ये इनको फूड एनगल्फ करने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें सिलिएटेड प्रोटोज़ोआन की तो उनका एग्ज़ाम्पल होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन शो करता है अगर हम बात करें दूसरे ऑर्गेनिज़्म के कंपैरिज़न में। यानी कि दूसरे प्रोटोज़ोआन के कंपैरिज़न में ये क्या करता है एक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन शो करता है क्योंकि इनके पास होते हैं 2 न्यूक्लियस प्रेज़ेंट। जो पैरामीशियम होते हैं उनके पास 2 न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होते हैं। और ये जो दोनों न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, हालाँकि ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट हम समझ लेते हैं कि इनके पास जो 2 न्यूक्लियस होते हैं, वो होते हैं आपके माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी कि ये जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है, ये पैरामीशियम के मैनेजर की तरह होता है। यानी कि जितनी भी सेल की डेली एक्टिविटी है, डेली फंक्शन है, जैसे खाने को डाइजेस्ट करना, यानी कि मेटाबॉलिज्म करना, ग्रोथ करना और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, ये सब करता है मैक्रो न्यूक्लियस। और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, ये दिखने में छोटा होता है, इसका काम होता है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है आपका? यानी कि जेनेटिक कोर की तरह ये काम करता है। जब इसमें पैरामीशियम डिवाइड होता है, तो जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो माइक्रो न्यूक्लियस के थ्रू ही ट्रांसफर होती है, ठीक है? और हम ना पैरामीशियम को स्लिपरी एनीमिलिया भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो बिल्कुल स्लीपर के जैसा होता है। अब हम बात करते हैं इनके लास्ट टाइप की। इनका जो लास्ट टाइप होता है वो होता है स्पोरोज़ोआन्स, ठीक है? स्पोरोज़ोआन्स की अगर हम बात करें ये भी कंप्लीटली पैरासिटिक प्रोटोज़ोआन होते हैं जो कि होस्ट ऑर्गेनिज़्म की बॉडी के अंदर रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते जैसे सीलिया, फ्लैजिला, इनके पास ये सारी चीज़ें प्रेज़ेंट नहीं होती। बहुत से जो स्पोरोज़ोआन्स होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन को और एनिमल्स को, और बहुत सारे डिज़ीज़ कॉज़ करते हैं। जैसे इसमें हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम। तो आपको पता है कि प्लाज्मोडियम क्या करता है? मल्टीपल फिजन के थ्रू वो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और ह्यूमन बीइंग में एक डिजीज कॉज करते हैं मलेरिया। और आपको पता है कि मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से होता है, ठीक है? तो ये स्पोरोजोआन का एग्जांपल हो गए आपके प्लाज्मोडियम। स्पोरोजोआन जो होता है वो कंप्लीटली आपके जो होस्ट बॉडी होती है वो उन पर डिपेंड करते हैं, यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए वो कंप्लीटली होस्ट बॉडी पर ही डिपेंड करते हैं क्योंकि वो पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन होता है वो होस्ट की बॉडी से ही ऑब्टेन करते हैं। तो ये था आपके स्पोरोजोआन। हमने आज पूरा का पूरा जो आपके प्रोटोजोआ ग्रुप था, पहले उनके 4-5 टाइप थे, क्राइज़ोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट्स और उसके बाद यूग्लेनोइड्स, स्लाइमोल्स और आपके प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआन्स के अंदर भी फिर आपके एमेबियोइड प्रोटोजोआन्स थे और आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, सीलिएटेड प्रोटोजोआन, स्पोरोजोआन्स। हमने इन सबको पूरा डिटेल में आज कर लिया है। आई होप आपको आज सारी चीजें समझ आई होंगी विद नोट्स। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बाद जो अगला टॉपिक है किंगडम फंजाई, हम उसको भी इसी तरीके से एलैबोरेट करेंगे और अच्छे से एक एक चीज को समझेंगे। तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो, आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।